This call is now being recorded. हमने ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का कंप्लीट किया था। उसमें अपने एमआरएनए और टीआरएनए की प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा फिर हमें अब नेक्स्ट पढ़ना है जेनेटिक कोड। एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक डाउट है सर, हाँ जो बोलो। HNRNA और SNRNA है वो सब mRNA की टाइप्स हैं? नहीं एक्चुअली जो एसएनआरएनए है वो तो बिल्कुल अलग है, वो किसी का टाइप नहीं है ना। आप कह सकते हैं कि टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और एसएनआरएनए 4 आरएनए हो गए। ठीक, अब जो फिफ्थ है एचएनआरएनए, वो एक्चुअली क्या है, यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए का मतलब मैच्योर एमआरएनए का प्रिकर्सर होता है उसको एचएनआरएनए बोलते हैं। जैसे अगर आप एमआरएनए बोल रहे हो तो बेसिकली प्रोकैरियोट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रांसलेशन के बाद वाला है या ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला है या ट्रांसलेशन से पहले वाला है, बिकॉज दोनों के बीच में कोई टाइम गैप है नहीं। जैसे एमआरएनए बनेगा वो इमीडिएट ट्रांसलेशन में यूज हो जाएगा। यूकैरियोट में क्या है, एक गैप है। तो जो एमआरएनए बन गया ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो तो हो गया एचएनआरएनए, और ये गैप ऐसे ही रहेगा। इस गैप में प्रोसेसिंग वगैरह सब होनी है, और जो ट्रांसलेशन में यूज होगा बेसिकली वो एमआरएनए बोला जाता है। उसको हम प्रोसेस्ड या मैच्योर एमआरएनए बोलते हैं। तो एमआरएनए अगर बोला जा रहा है तो यूकैरियोट्स में इसका मतलब ये है कि आफ्टर प्रोसेसिंग, ये अंडरस्टूड है कि हम एमआरएनए की बात कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग के बाद की बात कर रहे हैं। और एचएनआरएनए बोल रहे हैं तो सेम स्ट्रक्चर प्रोसेसिंग से पहले का ही आएगा। एसएनआरएनए अलग हो गया, एचएनआरएनए बन गया मैच्योर एमआरएनए का प्रिकर्सर इन यूकैरियोट्स, और बाकी टीएमआर तो आप जानते हैं। ओके सर। और सर जो SNRNA है वो सर टेम्परेरी है? एसएनआरएनए की रिक्वायरमेंट है। एसएनआरएनए आपको स्प्लाइसियोसोम या स्प्लाइसिंग करने के टाइम पे जो प्रोटीन्स हैं उनके लिए चाहिए होगा। तो एसएनआरएनए अलग टाइप का है, हमारे सिलेबस में कहीं नहीं है, बस ये आपको ये याद रखना है कि स्प्लाइसियोसोम बनाने में जो आरएनए यूज होता है वो एसएनआरएनए। अगर बुक में लिखा है कि एसएनआरएनए होता है तो कहाँ यूज होता है, बस वो एक लाइन यूज का आपको याद रखना है। और दिया इसलिए है क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज 3 आपने जो पढ़ा है, जो टीआरएनए और 5 आरआरएनए और एसएनआरएनए बनाता है, तो इसलिए बुक में लिखा है कि एसएनआरएनए। अब लिखा है तो उसका यूज भी हो गया कि वो कहाँ यूज हो रहा है, इस तरीके से। ओके सर, थैंक यू। क्लियर? सो अब हमें पढ़ना है जेनेटिक कोड। हालांकि जेनेटिक कोड से पहले डिफरेंट टाइप के नॉन जेनेटिक आरएनए, जैसे अभी आपने पूछा, ये मैंने जो बोला वही टॉपिक बीच में एक आ जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ अलग से टॉपिक नहीं दिया। अगर आप नॉन जेनेटिक आरएनए कभी पूछा जाए कि ऐसे आरएनए जो जीनोम का काम नहीं करते, तो उसमें कौन कौन से आएंगे आप जानते ही हैं। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एचएनआरएनए, एसएनआरएनए। इसमें से कोई भी आरएनए जीनोम नहीं है। आरएनए एज ए जीनोम अगर है तो वो जो आपने आरएनए वर्ड में वायरस के केस में पढ़ा है या वायरस के केस में हम पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में डिटेल नहीं है, बट वायरस के अंदर जेनेटिक आरएनए होता है। इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर आरएनए नॉन जेनेटिक ही होगा। और नॉन जेनेटिक आरएनए में अगर आप नाम लिखेंगे तो अकॉर्डिंगली एसएनआरएनए, एचएनआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, ये सब नॉन जेनेटिक टाइप के आरएनए के। तो हमें इन आरएनए की कोई डिटेल नहीं पढ़नी, और जहां पे फिर आएगा वहां पे आपको पता ही है। एमआरएनए हम पढ़ ही रहे हैं, आने वाले टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस में भी यूज होगा। टीआरएनए वो भी प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होगा। एचएनआरएनए आप पिछली क्लास में पढ़ ही चुके हैं जिसमें प्रोसेसिंग की थी। एसएनआरएनए स्प्लाइसोसोम बनाने में चाहिए होता है, इससे ज्यादा हमें उसके बारे में पढ़ना नहीं है। और राइबोसोमल आरएनए आपको पता है, राइबोसोम्स बनाने के लिए जो आरएनए चाहिए वो राइबोसोमल आरएनए कहलाता है। तो ऐसा कोई अलग से टॉपिक नहीं दिया कि आरएनए के कितने टाइप होते हैं, लेकिन जो भी हमने नाम लिखे बेसिकली वही सब आरएनए के टाइप्स में काउंट कर लिए जाएंगे। नाउ आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमें टॉपिक पढ़ना है जेनेटिक कोड। अब ये जेनेटिक कोड क्या है? एमआरएनए पे जो भी इंफॉर्मेशन है, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है, यस।
ना, अभी भी आई गेस लिखा हुआ है राघव, मतलब जो फोन का नाम दिख रहा है वो राघव दिख रहा है मुझे, राघव चाहना है। यस नहीं है, 100% है। HNRNA से mRNA बनता है, लेकिन ये याद रखिएगा HNRNA से mRNA बनता है वो यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में HNRNA नहीं होता है ना। ये हमेशा माइंड में रखिएगा कि क्या प्रोकैरियोट में है क्या यूकैरियोट में, वरना क्वेश्चंस मिक्सअप कर दोगे आप, है ना। हौश-पौश नहीं करना आपको। प्रोकैरियोट की चीजें अलग है, यूकैरियोट की अलग है। और एवरी टाइम मैंने मेंशन किया है और एनसीईआरटी में भी मेंशन है, आप अपने नोट्स को, आपके पास पीडीएफ फाइल आती है, अच्छे से चेक कर लीजिएगा। हर जगह लिखा है कि यूकैरियोट में क्या और प्रोकैरियोट में क्या, तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना। जैसे लिखा है कि आई गेस, गेस क्यों करना, 100% है HNRNA से mRNA बनता है, बट ये याद रखिए कि ये केवल यूकैरियोट में। देन व्हाट अबाउट जेनेटिक कोड। अगर आप एक mRNA बनाते हैं तो mRNA पे जो लैंग्वेज है, mRNA पे जो नाइट्रोजनस बेस आ रहे हैं वो होंगे एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यूरेसिल, क्योंकि आरएनए में टी की जगह यू आएगा। तो बेसिकली mRNA पे अगर आप देखेंगे तो जो आपको बेस सीक्वेंस मिलेगा वो AUGC मिलेगा। अब इस AUGC का मतलब क्या है, हमें ये तो पता है कि mRNA का काम मैसेंजर, जो नाम मैसेंजर दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि आगे ये मैसेज फॉरवर्ड करेगा टू द प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। तो पॉलीपेप्टाइड बनाने में अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं, तो इन नाइट्रोजनस बेसिस से कौन सा अमाइनो एसिड आएगा ये कैसे पता चलेगा। तो इस चीज को नाम दिया गया जेनेटिक कोड। ये जो जीन्स लिखे हुए हैं आपने, डीएनए में आप जीन्स लिखते हैं ATGC, उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमने ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनाया AUGC के अकॉर्डिंगली। अब इस AUGC का मतलब क्या है, कैसे डिसाइड होगा कि किस कोडॉन से कौन अमाइनो एसिड आएगा, तो वहां पे जो टॉपिक आएगा वो हमारा जेनेटिक कोड कहलाता है। अब इसमें अलग अलग साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, वो सारे एनसीईआरटी में हैं और आपको याद भी रखने हैं। आप ये समझ रहे हैं ना, एक mRNA हमारे पास है, हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं, स्प्लाइसिंग वाला टॉपिक खत्म हो गया था हमारा। तो एक mRNA है जिसमें आपको पता है कि mRNA पे जो सीक्वेंस है वो किसी कोडॉन की फॉर्म में लिखा हुआ है, किसी कोड की फॉर्म में लिखा है, जो भी लैंग्वेज है वो कोडेड है, जैसे कोडिंग करते हैं तो कोडिंग लैंग्वेज की फॉर्म में। अब इस कोडिंग लैंग्वेज को हमें डी कोड करना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसका क्या मतलब है। तो उस चीज के लिए आपको साइंटिस्ट के नाम और उनके कंट्रीब्यूशन पढ़ने हैं। सबसे पहला नाम दिया हुआ है, आप चाहे तो एक mRNA रेफरेंस में बना सकते हैं, हम mRNA कई बार बना चुके हैं, लाइक दिस। ये हमारा मैसेंजर आरएनए 5' to 3' mRNA। अब इस पे कोई भी लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम लिख दे रहा हूँ, आप इसमें लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हैं, बस AUGC आएगा, टी नहीं आएगा। तो दिस विल बी AUGCCGU, कुछ भी लिख लीजिए, जरूरी नहीं कि आप मेरा ही वाला कॉपी करें, कोई इसका मीनिंग नहीं है अभी हमारे लिए। ये ऐसा कुछ mRNA बना होगा जिसमें AUGC 4 नाइट्रोजनस बेस आएंगे, कितनी बार आएंगे वी डोंट नो, बिकॉज mRNA की लेंथ कितनी होगी हम नहीं कह सकते, जितना जीन होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका mRNA बन जाएगा। अब इम्पोर्टेंट ये कि इससे बनेगा पॉलीपेप्टाइड जिसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो अमाइनो एसिड्स अगर इसमें होते हैं तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा अमाइनो एसिड किसके बाद आएगा, और इसका मीनिंग हम कैसे पता करेंगे। इस चीज को पता करने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने हैं। अब सबसे पहला नाम जो आएगा वो जॉर्ज गेमो का नाम है। इसमें जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन आपको लिखना है वो जॉर्ज गेमो। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक्चुअली ये सजेस्ट किया कि जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट होगा। अगर आप ये मान लें कि AUGC का एक एक मीनिंग है, ए का एक मतलब है, यू का दूसरा, GC, लाइक दिस। अगर हम मान लें कि 4 नाइट्रोजनस बेस हैं जो होते ही है N फॉर नाइट्रोजनस, और अगर हर बेस एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा तो यहाँ से 4 अमाइनो एसिड्स कोड हो पाएंगे। तो बाकी के 16 अमाइनो एसिड का क्या होगा, क्योंकि किसी प्रोटीन के अंदर जो नेचुरली अकरिंग प्रोटीन में अमाइनो एसिड होते हैं वो कितने होते हैं, 20।
तो अगर हम 4 से 4 कर लेंगे तो बाकी के 16 कैसे आएंगे? तो इसका मतलब सिंगल नाइट्रोजनस बेस से काम नहीं चलेगा। अगर हम इनके कॉम्बिनेशन बनाए तो 4 की पावर 2 यानी 4 इंटू 4 मीन्स 16 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये कोड बन जाएगा और ये कोड कैसा हो जाएगा? डबलेट, डबल से बना गया। अगर 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो अमाइनो एसिड कितने बन पाएंगे? 16। तो बाकी के 4 अमाइनो एसिड्स का क्या होगा? अब 4 इंटू 4 क्यों किया? जैसे आप चेकर बोर्ड में करते हैं कि आपने 4 AUGC यहाँ लिखे, 4 AUGC यहाँ लिखे और क्रॉस करा के 16 कॉम्बिनेशन बना लिए। तो 16 कॉम्बिनेशन से 16 अमाइनो एसिड आ जाएंगे, लेकिन बाकी के 4 अमाइनो एसिड कैसे आएंगे? एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि 4 इंटू 4 इंटू 4 कर लेते हैं, तो 64 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो कोडॉन 3 से बन जाएगा तो ट्रिपलेट कोड आ जाएगा। लेकिन ये 20 अमाइनो एसिड का फिगर फुलफिल करता है। हालांकि 64 से 20 आएंगे, लेकिन मिनिमम यही हो सकता है कि मिनिमम जो कोड बनेगा वो 3 नाइट्रोजनस से बेस से मिलके बनेगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजनस बेस से अगर मिलके आप कोड बनाते हैं तो फिर 16 अमाइनो एसिड कोड हो सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी प्रोटीन नहीं है जिसमें 16 अमाइनो एसिड हो। इन एवरी नेचुरली अकरिंग प्रोटीन, नेचर में जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो सब में 20 अमाइनो एसिड्स होते ही हैं। तो इट मीन्स कि हमें 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करना ही पड़ेगा। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चाहिए? हमारे पास जो कोडॉन का नेचर आएगा वो कैसा आएगा? वो ट्रिपलेट कोडॉन बनेगा। तो जॉर्ज गैमो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये सजेस्ट कर दिया कि जो भी जेनेटिक कोड है वो एक ट्रिपलेट कोडॉन ही पॉसिबल है ना। डबलेट से काम नहीं चलेगा। अगर सिंगल से लिखेंगे तो ये सिंगलेट हो जाएगा, सिंगलेट और डबलेट से काम नहीं चलेगा, हमें ट्रिपलेट सर कोड ही बनाना पड़ेगा। बोलो। सर कोडॉन मतलब कि एक है तो कोडॉन और मल्टीपल है तो कोड्स। बोलो, आगे बोलो। सर मतलब कोडॉन मतलब कि जो बन रहा है, मतलब जो अमाइनो एसिड बना रहा है एक कोड। हाँ, जो अमाइनो एसिड बना रहा है ना। जैसे ये है, ये एक mRNA है जिसपे आपने कुछ लिख दिया, मैंने कुछ लिख दिया है। अब इससे कोई प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन में तो नाइट्रोजनस बेस नहीं आएगा ना। प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? अमाइनो एसिड। 20 अमाइनो एसिड आपने पढ़े होंगे, उनमें से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। इथियोनिन हो गया, लाइसिन हो गया, अर्जिनिन है, ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, प्रोलीन है, फिनाइलएल्लीन है। 20 अमाइनो एसिड्स हैं। अब अगर ये कहा जाए कि जो प्रोटीन बनी उसमें लाइसिन आ रहा है, प्रोलीन आ रहा है, फिनाइलएल्लीन आ रहा है, आर्जिनिन आ रहा है, तो लाइसिन किससे आ रहा है? कैसे पता चलेगा? कि इसमें तो नहीं कहीं लिखा कि लाइसिन को क्या है, या आर्जिनिन क्यों आया, या फिनाइलएल्लीन क्यों आया, या ल्यूसीन क्यों आया। तो इसका मतलब है ये कोडेड लैंग्वेज है ना। जैसे होता है कि सिस्टम पे आप टाइप करते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए, लेकिन जो आपको लैंग्वेज दी जाती है, मतलब जिससे वो कोडिंग की गई है, कोडिंग लैंग्वेजेस अलग होती हैं। लाइनेक्स अलग है, या फिर आप जावा अलग है, C++ अलग है। अब उन लैंग्वेजेस को आप देखोगे तो उनमें ये थोड़ा ना लिखा है कि नहीं कोई भी कीवर्ड जो आप गूगल पर सर्च करते हो तो उसका मीनिंग क्या है। वो कोडिंग लैंग्वेज है, मतलब हर एक वर्ड का एक कोडिंग लैंग्वेज है। सबको बाइनरी नंबर में फिट कर दिया गया, 0101 के कॉम्बिनेशन बना दिए गए। अब एक लैंग्वेज डिसाइड कर दी, जैसे ही आपने कीवर्ड डाला उस लैंग्वेज ने उसको फॉर्मुलेट करके आपका आंसर आपकी लैंग्वेज यानी इंग्लिश या जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसमें दे दिया। तो ऐसे ही mRNA पे ये तो पता है कि mRNA से प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन के अंदर मान लीजिए 10 अमाइनो एसिड्स हैं और उनका सीक्वेंस ये है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस कौन सा अमाइनो एसिड लेके आता है? और क्या एक नाइट्रोजनस बेस से एक अमाइनो एसिड आता है, या दो दो नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन से एक अमाइनो एसिड आता है, या तीन तीन नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन से एक अमाइनो एसिड आता है? तो इस कैलकुलेशन से ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मेथड हो गया, क्योंकि जॉर्ज गेमो फिजिसिस्ट थे तो उन्होंने ये कैलकुलेट करके दे दिया कि जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट ही हो सकता है। एक मिनिमम बनाएंगे जो है वो ट्रिपलेट है। बिकॉज अगर आपने डबलेट कोडॉन बनाया कि AU, दो कोडॉन से एक अमाइनो एसिड, GC से एक, CG से एक, UG से एक, CC से एक, UG से एक, CC से एक, लाइक दिस, डबल A से एक, तो 16 अमाइनो एसिड आ पाएंगे, 20 नहीं आ सकते। अगर आपको 20 अमाइनो एसिड चाहिए तो आपको तीन तीन रीड करने पड़ेंगे, AUG, CCG, UGC, CUG, CCA, AUG, CCA, UGC, लाइक दिस, तीन तीन करके रीड करेंगे। तो इसलिए ये कोडॉन क्या कहलाता है? ट्रिपलेट कोडॉन कहलाता है। और फिर इनका मीनिंग है,
जो आगे आपकी बुक में टेबल बनी है, तो वो मीनिंगफुल है कि हर एक ट्रिपलेट कोडॉन का एक मीनिंग होता है, वो मीनिंग हमें आगे पढ़ना ही है कि कौन कौन से। तो गैमो की कैलकुलेशन से सिर्फ हम यहाँ तक पहुंच पाए कि यस, कोडॉन मिनिमम ट्रिपलेट होगा, 3 नाइट्रोजिनस बेस से मिलके एक कोडॉन बनेगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? यहाँ से 20 अमाइनो एसिड्स कोड हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आया है, आप आर्काइव देखोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा कि अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो गया और उसकी प्रोटीन में केवल 16 अमाइनो एसिड ही बचे, जैसे हम कह रहे हैं कि हर एक प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड होते हैं, उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हुआ एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन बनने वाली प्रोटीन के अंदर केवल 16 अमाइनो एसिड हैं, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। तो अगर 16 अमाइनो एसिड होंगे तो कोडॉन का डबलेट हो जाएगा, फिर तो डबल से काम चल जाएगा ना हमारा। अगर 17 भी है तो ट्रिपलेट चाहिए आपको, और अगर 64 से ज्यादा अगर मान लीजिए कल को कि अमाइनो एसिड 65 हो जाए किसी प्रोटीन के अंदर, तो फिर हमें ट्रिपलेट से काम नहीं चलेगा, फिर हमें क्वार्टेट पे जाना पड़ेगा, 4x4x4x4 जितने भी कॉम्बिनेशन बने, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी 4 नाइट्रोजनस बेस को मिला के एक कोडॉन पूरा बन पाएगा। तो अभी हमारे पास क्या है फिलहाल के लिए? ट्रिपलेट कोडॉन है, क्योंकि 20 अमाइनो एसिड का फिगर इस केस में बन सकता है। अब एक दूसरे साइंटिस्ट, ये पता कैसे चलेगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या है, इस तरीके से। तो सेकंड जो नाम आएगा वो प्रोफेसर हरगोविंद खुराना है। इनका नाम है। अब इन्होंने क्या किया, हरगोविंद खुराना ने एक केमिकल मेथड डेवलप किया जिससे आप आरएनए के मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, एंड दोस टेक्निक्स आर कॉल्ड होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर टेक्निक। केमिकल मेथड क्या है, ये भी हम पढ़ने वाले। केमिकल मेथड ये है कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ये कैसे आप बनाएंगे? आप पहले तो लिख सकते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। ये डेवलप्ड एक केमिकल मेथड फॉर, किस चीज के लिए केमिकल मेथड है? सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल। कैसे बनेंगे? दिस इज कॉल्ड होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर टेक्निक्स। तो हरगोविंद खुराना ने ये काम किया है, ये एक कंट्रीब्यूशन है। अब ये सारा काम जो है वो सिंथेटिक मीडियम में हुआ, क्योंकि ये कोई पर्सन कर रहा है तो अगेंस्ट नेचर, ये ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रहा है ना। इसको आप कैसे समझोगे? आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे आपने पढ़ा कि ई कोलाई को हम ग्रो कराएं किसी कल्चर मीडियम में, तो अगर आप ई कोलाई को कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे तो ई कोलाई जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से लेगा? जिस मीडियम में ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया, वहीं से सारी न्यूट्रिशन को लेगा वो। तो अगर हम उसके अंदर केवल जो न्यूट्रिशन वाला मीडियम है उसमें केवल हम एडेनिन दे दें, तो बनने वाले ई कोलाई के अंदर एडेनिन पहुंचेगा। हालांकि आर्टिफिशियल है, आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, और क्योंकि ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा ये मेथड, ये हम केवल करके देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एमआरएनए है कि उसमें सिर्फ एडेनिन है ना, सेल फ्री सिस्टम ले रहे हैं। सेल फ्री सिस्टम का मतलब है कि बैक्टीरिया नहीं ले सकते, बिकॉज बैक्टीरिया तो नेचुरल हो गया, हमें ये करना है आर्टिफिशियल मेथड में। तो आर्टिफिशियल मेथड में आप क्या करेंगे? आप एक आरएनए बनाएंगे जो केवल एडेनिन का बना हुआ है ना। मान लीजिए अगर ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने एक आरएनए बनाया, ये एमआरएनए 5' to 3', इसमें सिर्फ एडेनिन है। कितने आएंगे हमें ये तो नहीं पता, लेकिन आएंगे तो एडेनिन ही, क्योंकि हमने मीडियम में कोई और नाइट्रोजनस बेस दिया ही नहीं, सिर्फ एडेनिन दिया। अब इस एमआरएनए से बनने वाला जो प्रोटीन है, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, वो हमें देखना है। अब ट्रिपल ए से पॉलीपेप्टाइड क्या बनेगा?
मान लीजिए यहाँ पे जो भी है ये प्रोटीन बन गई, पॉलीपेप्टाइड बन के तैयार हो गया प्रोटीन सिंथेसिस के हिसाब से। तो ट्रिपल ए किसको कोड कर, अब कोडॉन कैसा होगा, ट्रिपलेट होगा। तो इसका मतलब है एक कोडॉन ये होगा, एक कोडॉन ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, और ऐसे ही डैश डैश आगे तक सब जगह ए ही आएगा। और अगर हम मान लेते हैं कि ट्रिपल ए, फॉर एग्जाम्पल हम ये कंसिडर कर लें कि ट्रिपल ए विल कोड फॉर एक्स अमाइनो एसिड, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड कौन से आएंगे, एक्स 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 एंड सो ऑन। तो केवल एक्स अमाइनो एसिड वाला ही प्रोटीन बनेगा रादर देन 20 अमाइनो एसिड्स इन ए प्रोटीन। अब एक प्रोटीन के अंदर केवल एक ही अमाइनो एसिड आएगा क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। तो ऐसे तो हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि ट्रिपल ए से कौन सा अमाइनो एसिड आता है ना। राइट, 3 कोडॉन लेने हैं, वो यहां से कंक्लूड हो गया। अब हम मान लेते हैं कि एक ऐसा आरएनए बनाया जाए जो केवल होमोपॉलीमर हो, केवल एडेनिन का पॉलीमर हो। तो एडेनिन के पॉलीमर वाले से जब एमआरएनए बनेगा तो उससे बनने वाली प्रोटीन के अंदर केवल एक ही अमाइनो एसिड आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिपल ए कोड फॉर दैट अमाइनो एसिड। ऐसे ट्रिपल यू से क्या आएगा, ट्रिपल सी से क्या आएगा, ट्रिपल जी से क्या आएगा। तो हमें 4 पता चल जाएंगे। बोलो सर इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो पता नहीं चल रहा है कि कोड ट्रिपलेट होता है, ये तो ओनली ये तो यहाँ से कर तो लिया आपने। ऐसे मतलब गोविंद खरोना का जो एक्सपेरिमेंट, उससे ये नहीं प्रूव कर सकते कि कोड ट्रिपलेट होता है, मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ वो नहीं कर सकते, वो तो किसी और ने किया है। वो तो जॉर्ज गैमो ने किया कि ट्रिपलेट कोडॉन होता है। हरगोविंद खुराना ने ये पता किया कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर टेक्निक से कि कौन सा कोडॉन क्या अमाइन। एक ही एक करके तो काम करोगे आप, पहले ये प्रूव करो कि कोडॉन कैसा होता है। तो ये प्रूव हो गया कि कोडॉन कम से कम 3 नाइट्रोजनस बेस का बनेगा, इससे कम की पॉसिबिलिटी क्लोज हो गई। अब अगर 3 का बनेगा तो 64 कोडॉन पॉसिबल है। तो 64 कोडॉन से कौन कौन से अमाइनो एसिड आएंगे, अब ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए पहले हरगोविंद खुराना ने होमोपॉलीमर की टेक्निक ले ली कि ट्रिपल ए से क्या बनेगा, ट्रिपल यू से क्या बनेगा, ट्रिपल जी से क्या बनेगा, ट्रिपल सी से क्या बनेगा, ऐसे करके आ जाएगा। अब इसके कोपॉलीमर बना लीजिए। कोपॉलीमर में क्या है, एक और एग्जांपल अगर आप कंसिडर कर लें तो कोपॉलीमर आपको समझ में आ जाएगा। कोपॉलीमर में क्या करना है, मान लीजिए हम केवल 2 नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन ले लें। फॉर एग्जांपल हमने केवल जीसी लिया, तो जी सी जी सी जी सी जी, ऐसे लिख लीजिए। ये एमआरएनए। अब इससे जो बनने वाली प्रोटीन होगी उसमें क्या होगा, एक कोडॉन ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। अब जी सी जी से अगर मान लेते हैं ए अमाइनो एसिड आ रहा है, तो सी जी सी से क्या आ रहा है, बी। फिर जी सी जी से क्या आ रहा है, ए। फिर सी जी सी से क्या आ रहा है, बी। फिर जी सी सी से क्या आ रहा है, ए। ऐसे ये पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जी सी जी कोड फॉर ए अमाइनो एसिड एंड सी जी सी कोड फॉर बी अमाइनो। और तो कोई पॉसिबिलिटी आएगी नहीं। अगर ऑल्टरनेट मैनर में आपने अरेंज किया तो या तो जी सी जी सी जी सी जी सी जी सी ऐसे लिखोगे, या सी जी सी जी सी जी सी जी सी जी ऐसे लिखोगे। रीड आपको 3-3 को करना है। तो अगर आप 3 की फॉर्म में रीड करोगे तो एक कॉम्बिनेशन आएगा जी सी जी और एक आएगा सी जी सी। या तो ए बी अमाइनो एसिड आएंगे, या बी ए अमाइनो एसिड आएंगे। आएंगे तो ए और बी, एक्स वाई जेड ए एल एल, और अमाइनो एसिड नहीं आ सकता, केवल ए आएगा और बी आएगा। या तो बी पहले आएगा तो बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, या फिर ए बी ए बी ए बी ए बी, लाइक दिस। तो ये कहलाते हैं कोपॉलीमर। तो हरगोविंद खुराना ने क्या किया कि सबके होमोपॉलीमर से और सबके कोपॉलीमर से ये पता किया कि कौन सा कोडॉन किस अमाइनो एसिड को कोड करता है। कि अगर ट्रिपल है तो उसका मतलब क्या है, ट्रिपल यू जैसे है आप आगे पढ़ेंगे कि फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। ट्रिपल सी है तो प्रोलीन को कोड करता है ना। तो पूरे 64 कोडॉन की टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है। तो हम होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर से ये पता कर पाएंगे कि 3 अगर हम कॉम्बिनेशन में ले एक साथ बेस, तो हमारे पास कौन कौन से अमाइनो एसिड बनते हैं। इसे आप डी कोडिंग बोलेंगे, है ना। आगे बोला जाएगा ऐसे डिसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। डिसाइफरिंग का मतलब है जेनेटिक कोड को तोड़ना, कि ये जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है एमआरएनए पे, इसका मीनिंग कैसे पता चलेगा। तो ये डिसाइफरिंग कहलाती है। डिसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड के लिए नोबेल प्राइज मिला था, उसमें 1 पर्सन खुराना भी थे, क्योंकि खुराना का कॉन्ट्रीब्यूशन ये था, है ना।
3 लोगों को मिला था, तो अभी हम खुराना तक पहुंचे हैं। तो खुराना ने क्या किया, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर टेक्निक के हिसाब से ये चीज है। अब दूसरी चीज सर ये ये वाला समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया बताओ। होमोपॉलीमर वाला। आप एक एमआरएनए बना रहे हैं और एक एमआरएनए को, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। चलो, आपको मैंने सर अगर जो हमने बोलो, पहले आपसे बोल लो, बताओ। सर जो उन्होंने एमआरएनए बनाया है आर्टिफिशियली, वो हमने फिर किसी ऑर्गेनिज्म में पुट करके देखा है या फिर आर्टिफिशियली, तो सर ऐसा हो नहीं सकता होगा, है। सब होता है आर्टिफिशियली। जब आप इंसुलिन आर्टिफिशियली बना सकते हो, इंसुलिन का प्रोडक्शन करने के लिए आपको ई कोलाई चाहिए, अदरवाइज नहीं। आप बनाने के लिए, इसके बाद जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने, उनका काम ही यही है, सेल फ्री सिस्टम, बिना सेल को यूज किए आप एमआरएनए से प्रोटीन बना सकते हो। क्लियर? जैसे मार्केट में टेस्टोस्टेरोन बना बनाया आता है, लैब में बन के आता है। जरूरी नहीं कि टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर बने, एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर बने, सोमेटोट्रोपिन बॉडी के अंदर बने, सारे हार्मोन, सारे एंजाइम्स सब हम आर्टिफिशियल बना लेते हैं। तो बिना ऑर्गेनिज्म के बनाना है। इसके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट का नाम अगर आपके क्वेश्चन के बाद में बताऊंगा, तो नीरनबर्ग का नाम आएगा, मैथाई नीरनबर्ग, जिन्होंने यही डेवलप किया कि बिना ऑर्गेनिज्म के, बिना सेल के आप प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे करोगे, एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनाओगे। वो तीसरा कंट्रीब्यूशन है, तीसरे पर्सन का रोल आएगा। बट पहले ये कि अगर मान ले कि ऐसा पॉसिबल है, तो किस एमआरएनए का क्या है। इससे पहले जो आपने पूछा वो ये कि ये जो भी कुछ था, को होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, समझ में नहीं आया। तो इसमें क्या क्या करना है, मान लीजिए किसी के पास एडेनिन है केवल, रादर देन 4 नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस बेस 4 होते हैं आरएनए के हिसाब से, AUGC। लेकिन हम जब आर्टिफिशियल मीडियम में देंगे तो हम दे ही एक रहे हैं, केवल हम एक एडेनिन दे रहे हैं। अगर एक एडेनिन दोगे तो इससे क्या बनेगा, इससे एडेनिन का पॉलीमर बन जाएगा, ये बन गया बार बार। ये एमआरएनए हम 5 to 3 लिखेंगे, मैं बार बार नहीं लिख रहा, आप याद रखिएगा। अब जब इस एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगी तो पता चला ये ट्रिपल ए है, आप इसको रीड करते जाइए, ऐसे करके रीड करते जाएंगे। तो इससे जो भी अमाइनो एसिड आएगा, फॉर एग्जांपल ट्रिपल ए किसको कोड करता है ये देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से शायद लाइसिन है। अगर मान लेता हूं कि फॉर एग्जांपल ये लाइसिन है, तो बनेगा क्या, लाइसिन 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 लाइसिन, ऐसे आएगा। ये प्रोटीन बन के तैयार हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये, क्योंकि जब आप ट्रिपल ए का एमआरएनए बनाओगे तो बनने वाली प्रोटीन में केवल एक ही अमाइनो एसिड है, दैट इज लाइसिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइसिन को कोड करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, 3A, और 3 ही होंगे। ये कैसे पता चलेगा, वो ऑलरेडी जॉर्ज गेमो प्रूव कर चुके हैं कि कोडॉन का नेचर ट्रिपलेट ही पॉसिबल है। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रिपल ए लाइसिन को कोड करता है। ठीक है? ऐसे मान लीजिए किसी के पास यू होता तो आप क्या बनाते, ऐसा पॉलीमर आता है बार बार, ये एमआरएनए। अगर ये एमआरएनए है तो इससे बनने वाली प्रोटीन में क्या आ रहा है, पता चला पूरी प्रोटीन के अंदर केवल फेनाइलएलेनिन आ रहा है, PHE 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 ऐसे। तो इसका मतलब है कि फेनाइलएलेनिन को कोड कौन करेगा, ट्रिपल यू। ये प्रोटीन हो गई। ऐसे ही आप ट्रिपल G ले लीजिए, ऐसे ही आप ट्रिपल C ले लीजिए, सब निकल आएगा। तो अगर हम केवल एक एक लें, ये कहलाएंगे होमोपॉलीमर। आपको एडेनिन का पॉलीमर बनाना है, आपको यूरेसिल का पॉलीमर बनाना है, आपको ग्वानिन का पॉलीमर बनाना है, आपको साइटोसिन का पॉलीमर बनाना है। इन पॉलीमर यानी इन एमआरएनए को बनाने के बाद जब आप प्रोटीन सिंथेसिस में इन्हें ले जाओगे तो बनने वाली प्रोटीन में केवल एक ही अमाइनो एसिड आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ट्रिपल ए से, ट्रिपल G से, ट्रिपल C से, ट्रिपल U से ये वाले अमाइनो एसिड बनते हैं। तो 4 अमाइनो एसिड का हमें कोड पता चल गया कि इन 4 अमाइनो एसिड के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि ट्रिपल ए से क्या आएगा, ट्रिपल यू से क्या आएगा, ट्रिपल जी से क्या आएगा, ट्रिपल सी से क्या आएगा। अब इनके कोपॉलीमर बना लीजिए। कोपॉलीमर क्या बनेगा, या तो एडेनिन के साथ आप यूरेसिल दोगे, एडेनिन के साथ आप ग्वानिन हो सकता है, एडेनिन के साथ साइटोसिन हो सकता है। एडेनिन के साथ एडेनिन तो यहाँ पे आ ही गया है ना। ऐसे फिर आप और क्या लोगे, इसके बाद आप मान लीजिए ये ले रहे हैं, यू ले रहे हैं, तो यू के साथ ए लोगे तो इसी में आ जाएगा, है ना। यू के साथ जी हो गया, सी हो गया, ए ले लीजिए। चलिए जी है तो जी के साथ आपने जो लेंगे वो सी हो गया, ए हो गया, यू। सी के साथ लोगे तो जी हो गया, ए हो गया, यू।
तो यहाँ पे AU ऐसे आएगा, या UA ऐसे तो लिखोगे आप। तो जो भी ये कोडॉन, दो अमाइनो एसिड ही तो पॉसिबल है, या तो AUA या UAU, UAU या AUA। अगर इससे X आ रहा है, इससे Y आ रहा है, तो यहाँ पहले Y आ जाएगा, बाद में X आ जाएगा। लेकिन अमाइनो एसिड तो दो ही बने ना, X और Y। तो हमें ये पता चल गया कि X और Y अमाइनो एसिड के लिए कौन सा कोडॉन बनेगा। ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पे AGA होता या फिर GAG होता, तो यहाँ से ये दो बन जाएंगे। यहाँ पे आएगा ACA या फिर CAC, A और C का ही कॉम्बिनेशन लेना है, तो ये कोपॉलीमर बन जाएंगे। तो सबके कोपॉलीमर बना के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन कौन से अमाइनो एसिड किस किस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से आएंगे। तो ये सब हरगोविंद खुराना का मेथड था। हालांकि ऐसा करने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो किसी और साइंटिस्ट ने दी है, तो ये केवल कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर टेक्निक है। सर ये सर कैसे इंश्योर करेंगे? एक एक बोलो बोलो, बताओ बेटा। सर ये कैसे इंश्योर करेंगे कि सर जो AU है सर वो अल्टरनेट ही लगे? ये तो आपको जब आप बनाएंगे सेल्फी सिस्टम, तो ऑल्टरनेट मैनर में ही पिक करने के लिए उसे डिजाइन किया गया है कि ऑल्टरनेट मैनर में ही लेके आना है। अगर ऑल्टरनेट मैनर में आपने नहीं लाए तो क्या बन जाएगा, या तो AAU बनेगा या UAA बनेगा। ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा, UUA बनेगा या AUU बनेगा, यही तो बनेंगे। अगर आप ये कहें कि सर A और U से रैंडमली कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो ये बन गए। यस सर। या फिर AAA बनेगा या UUU बनेगा, लेकिन ये अलग अलग बनेंगे, इन दोनों से नहीं बनेंगे। इन दोनों से ऑल्टरनेट बना सकते हो। ऑल्टरनेट क्या बनेगा, AUA एंड UAU। और कोई बनेंगे? नहीं बनेंगे। और इनसे भी फिर आप कौन कौन से अमाइनो, इन सबको आप जो ढूंढोगे ना, तो आपको 64 कोडॉन की जो टेबल एनसीईआरटी में बनी है वो सब में आपको ये सारे कोडॉन मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको आप ना ढूंढ पाओ, सब मिल जाएंगे आपको। तो वो ऑलरेडी, क्योंकि जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हरगोविंद खुराना ऑलरेडी सोच चुके थे, और उन्होंने वो 64 कोडॉन की डिसाइफरिंग में जो पॉसिबिलिटी थी सारी दे दी। 20 अमाइनो एसिड के लिए 64 पॉसिबिलिटी बन सकती है एज पर मैथमेटिक्स। और 64 कोडॉन का क्या मीनिंग है वो ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है। तो कभी आपको लगे कि इससे कौन सा अमाइनो एसिड है, इससे कौन सा है, इससे कौन सा है, तो एक टेबल एनसीईआरटी में बनी हुई है जेनेटिक कोड की, आप उससे उस चीज को टैली कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किससे क्या आएगा। अगर बाई चांस ऑल्टरनेट नहीं लेना है, वैसे तो ये डिजाइंड है, हरगोविंद खुराना ने तो ऑल्टरनेट मैनर में ही किया था, बट अगर ऑल्टरनेट मैनर में ना हो तो भी क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी वो सब भी दे रखी है। भाई ऑल्टरनेट मैनर में लोगे तो 16 ही तो बनेंगे, ये 4 हो गए। और इसका यस ऑल्टरनेट सर। मैनर में लोगे तो कितना आएगा, एक यहाँ ले लो, तो ये 4 4 4 4 16 हो गए। लेकिन कोडॉन तो 64 है ना, इसका मतलब इसके आगे भी होगा, इसके आगे फिर ये आएगा। लेकिन ये भी कोपॉलीमर का मतलब है कि दो से ज्यादा, मतलब दो नाइट्रोजनस बेस से लेके आपको काम करना है, तो कोपॉलीमर। और अगर एक ही नाइट्रोजनस बेस है तो होमोपॉलीमर। अब उसके हिसाब से अरेंज करके देख लीजिए कि किसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है ना। 3 भी आ सकते हैं, मान लीजिए AUG आ गया, 4 नहीं होंगे बस, क्योंकि 4 का तो कोडॉन होते ही नहीं, कोडॉन ट्रिपलेट ही होता है। तो कोपॉलीमर में फिर इसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा, तभी तो 64 बनेंगे। यहाँ से कितने बनेंगे, 16। यहाँ से कितने बनेंगे, 4। तो अगर आप सिंगलेट लोगे तो 4 बनेंगे, डबलेट लोगे तो 16 बनेंगे, ट्रिपलेट लोगे तो 64 बनेंगे। और फिर 64 कोडॉन का क्या मीनिंग है वो ऑलरेडी कोपॉलीमर हरगोविंद खुराना ने दे रखा है। आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी एक टेबल है जिससे आप इसको देख सकते हो, है ना। हमें वो टेबल पढ़नी है, लेकिन हमें सारे याद नहीं करने। ओके सर। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? कौन पूछ रहा था? सर हो गया। ओके। तो ये सब ऑलरेडी वर्क है हरगोविंद खुराना का, ये पूरा मतलब 4 यानी होमोपॉलीमर, और 16 और 64 यानी कोपॉलीमर में ऑल्टरनेट, और या फिर कोपॉलीमर में 3 के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि कोडॉन ट्रिपलेट होता है इसलिए 3 के कॉम्बिनेशन तक हमें जाना पड़ेगा। अब ऐसा करने के लिए हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो आर्टिफिशियल हो, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो कंट्रीब्यूशन था थर्ड, है ना। जैसे हमने पढ़ा ये जॉर्ज गेमो, हरगोविंद खुराना। देन थर्ड आएगा मैथाई नेरेनबर्ग। सॉरी, ये मार्शल नेरेनबर्ग होगा, आप नेरेनबर्ग भी याद रख लीजिए।
तो इससे पर्पस हो जाएगा। नीरनबर्ग, इनका काम क्या था, इन्होंने ये डेवलप किया सेल फ्री सिस्टम, मतलब बिना सेल का, आर्टिफिशियल। सेल फ्री का मतलब हो गया आर्टिफिशियल। किस चीज के लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम क्या होगा? विच हेल्प्स इन डिसाइफरिंग, मतलब तोड़ना, डिसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। मतलब जो भी कोरोना ने किया वो इसीलिए कर पाए क्योंकि इन्होंने वो सिस्टम डेवलप किया कि एक आर्टिफिशियल एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे की जा सकती है। प्रोटीन की सिंथेसिस आर्टिफिशियल एमआरएनए से कैसे होगी, वो काम नीरनबर्ग का था। और इसको यूज करने वाले जो थे वो हरगोविंद खुराना ने थे। दोनों का ये डेवलप किस काम के लिए किया गया? डिसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। अगर कभी आता है कि डिसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड किसने किया, तो 3 साइंटिस्ट हैं, तीनों का नाम एक साथ आएगा। उनमें हरगोविंद खुराना और नीरनबर्ग, 2 आप पढ़ चुके हैं, एक अभी और नाम आ गया है। तीनों को मिला के ही नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर डिसाइफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो डिसाइफरिंग का मतलब है डी कोडिंग। आप जो भी AUGC जो भी आपने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, इनका मीनिंग क्या है? तो इनका मीनिंग एक्चुअली मेथड डेवलप किया खुराना ने। मेथड को कैसे काम करना है, किस सेटअप पे काम करना है, तो वो सेटअप जो सेल फ्री सिस्टम था वो नीरनबर्ग ने किया। और फिर आता है एक एंजाइम, क्योंकि जब आप एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे तो उसमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। बोलो सर। स्क्रीन सर थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, मतलब सर आपका हाँ ठीक है बहुत ठीक है, ये थोड़ा सा सेटअप। थैंक्स। सो एक हो गया कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर, एंड देन उसके बाद आएगा नीरनबर्ग जिन्होंने ये मेथड डेवलप किया। अब जब आप, जैसे था कि अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि एडेनिन, ग्वानिन या यूरेसिल और साइटोसिन, इनसे हम एमआरएनए कैसे बनाएंगे? एमआरएनए तो एक पॉलीमर है, राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। और ये काम सेल के अंदर कौन करता है? आपने पढ़ा कि एमआरएनए कौन बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। तो सेल के अंदर तो ये काम कौन कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। यहाँ तो सेल है ही नहीं, सेल फ्री सिस्टम है, तो आर्टिफिशियली ये काम कौन करेगा? फिर हमें एक एंजाइम भी बनाना पड़ेगा जो आर्टिफिशियल एंजाइम होगा। तो आर्टिफिशियल एंजाइम की सिंथेसिस, उसके लिए फिर 4th पर्सन का नाम है सेवेरो ओका। एस लिख लीजिए आप। सर ये हम किसी ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते एंजाइम? नहीं, एंजाइम एक्चुअली लिविंग सिस्टम में ही काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी से मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी एंजाइम ले लीजिए और फिर आप कहें कि इस एंजाइम को मैं अपने तरीके से यूज करूंगा, तो काम ही नहीं करेगा। आपने पढ़ा होगा हर एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है। और एंजाइम को लिविंग सिस्टम में स्टडी कर सकते हैं, नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में अगर आपको करना है तो वो इन्वायरमेंट देना पड़ेगा और कई बार सक्सेस नहीं आएगा, तो आपको आर्टिफिशियली ये काम करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केस में एंजाइम लिविंग सिस्टम के अंदर ही स्टडी किए जाते हैं। कंडीशन इसकी अगर वो एंजाइम नेचुरल है। अगर सिंथेटिक एंजाइम है सब कोई बात ही नहीं है। बोलो सर जो अगर हम स्कूल में जो बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर पढ़ाया है तो उसमें तो हम सर ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट वो करते हैं एंजाइम ना। जो आप ले रहे हैं वो तो मशीन में कोई और ले रहे हैं। जैसे आप पीसीआर में जो एंजाइम लेते हैं वो टैग पॉलीमरेज है ना। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, उससे एक एंजाइम निकाल लिया, क्योंकि पीसीआर का टेम्परेचर 70+ होगा। अब 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम काम करे तो उसके लिए आपको ऐसा ऑर्गेनिज्म लेना पड़ेगा जो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे वर्क करता हो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एंजाइम 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद डीनेचर हो जाते हैं। तो अगर आप पीसीआर के अंदर टैग पॉलीमरेज ना ले, कोई और डीएनए पॉलीमरेज ले ले, तो पीसीआर काम ही नहीं करेगा। पीसीआर तो काम करता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड ऑनवर्ड। तो वहां पे जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसा ढूंढा गया। सब जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट है, इसीलिए सब जगह अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? ये सेल फ्री सिस्टम। तो पूरी तरीके से ये आर्टिफिशियल चल रहा है जो भी कुछ हो रहा है। अब आर्टिफिशियली अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो हमें एमआरएनए भी आर्टिफिशियली बनाना पड़ेगा, है ना। अब एमआरएनए होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, तो हमें यहाँ पे एंजाइम भी एक आर्टिफिशियल चाहिए। और अगर आर्टिफिशियल एंजाइम है तो वो एंजाइम बनाने वाला भी कोई होगा। एंजाइम बनाने वाले जो पर्सन थे वो सेवेरो ओका थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एंजाइम बनाया। एंजाइम
एंजाइम का नाम क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। ये एंजाइम है पॉली न्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। इसका काम क्या है? विच हेल्प्स इन पॉलीमराइजिंग आरएनए। आरएनए का पॉलीमराइजेशन करने में हेल्प करता है विद डिफाइंड सीक्वेंस। जो सीक्वेंस हम चाहते हैं वो होमोपॉलीमर टेक्निक के हिसाब से। इन ये लिखा है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, बिना टेम्पलेट के। क्योंकि नॉर्मली जो आरएनए पॉलीमरेज आप पढ़ते हैं, अभी जो आपने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन में, वो टेम्पलेट डिपेंडेंट था। जब तक आप डीएनए टेम्पलेट स्टैंड नहीं दोगे तब तक एमआरएनए नहीं बनेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, मतलब बिना टेम्पलेट के एमआरएनए बना रहे हो। और बिना टेम्पलेट के एमआरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। अब अगर इसको उल्टा पढ़ो आप, पहले तो हमने जॉर्ज गेमो ने ये कह दिया कि ट्रिपलेट कोडॉन होगा, वो प्रूव कर दिया क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब आप क्या चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि 3 कोडॉन के कॉम्बिनेशन से कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, मुझे ये पता करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर आपको होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर टेक्निक है, तो आप एक एमआरएनए से प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड है ये पता करोगे। लेकिन ये पता कैसे करोगे? तो फिर उसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया, सेल फ्री, बिना सेल का, बिना ऑर्गेनिज्म का, आर्टिफिशियल मीडियम में ये काम किया गया। वो काम किसने किया? वो नेरनबर्ग ने पूरा कर दिया। और जो एमआरएनए होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर में यूज किया आपने, क्योंकि जैसे था कि केवल एडेनिन वाला एमआरएनए क्यों बनेगा सर, केवल यूरेसिल वाला एमआरएनए क्यों बनेगा, केवल साइटोसिन से क्यों बनेगा, केवल ग्वानिन से क्यों बनेगा? तो वो बनाने के लिए हमें बिना टेम्पलेट के, क्योंकि टेम्पलेट के हिसाब से अगर आपने एमआरएनए बनाया तो टेम्पलेट तो होगा डीएनए, और डीएनए के अंदर एटीजीसी होता है, तो चारों ही नाइट्रोजनस बेस होंगे ना। तो बनने वाले एमआरएनए में भी चारों नाइट्रोजनस बेस आएंगे, तो ऐसे तो हम कंक्लूड कर ही नहीं पाएंगे। तो एमआरएनए भी एक ऐसा चाहिए जो बिना टेम्पलेट के बने, जिसमें केवल होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर के हिसाब से एयूजीसी आए, सो दैट हम ये पता कर पाए कि बनने वाले पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड आएंगे। और ऐसा करने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। तो ये 4 मेजर आप कह सकते हैं कि साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन है, जिनसे हम ये पता कर पाए कि जेनेटिक कोड जो एमआरएनए पे 3-3 नाइट्रोजनस बेस की फॉर्म में होते हैं, उनका मीनिंग क्या है और वो कैसे काम करते हैं, सेल के अंदर ये काम कैसे किया जाता है। तो ये चारों साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं, गैमो, खुराना, नीरेनबर्ग, ओका। चारों एनसीईआरटी में दिए हैं। जेनेटिक कोड वाले टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत इस साल तो नहीं आया, लेकिन अगर आप पीछे के आर्काइव में देखोगे तो एवरी टाइम आपको जेनेटिक कोड वाले टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सीधे सीधे साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन से भी आ सकते हैं कि आर्टिफिशियल प्रोटीन किसने बनाई, आर्टिफिशियल एंजाइम प्रोटीन के होते हैं, तो कभी कहा जाए कि आर्टिफिशियल प्रोटीन की सिंथेसिस या आर्टिफिशियल एंजाइम की सिंथेसिस किसने की? ओका ने। सेल फ्री सिस्टम किसने डेवलप किया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? नीरेनबर्ग ने। कोपॉलीमर या होमोपॉलीमर या आर्टिफिशियल जीन किसने बनाई? तो वो हरगोविंद खुराना। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। या एक क्वेश्चन आपको मैंने कराया कि अगर म्यूटेशन होने के बाद ऑर्गेनिज्म में 16 अमाइनो एसिड रह जाएं rather than 20, देन जेनेटिक कोड का नेचर क्या होगा? तो फिर डबलेट कोडॉन से काम चल जाएगा। तो आंसर डबलेट हो जाएगा, ट्रिपलेट की जगह कोडॉन कैसा हो जाएगा? डबलेट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस। अब इसके बाद आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को सिर्फ देखना है आपको, याद नहीं करना। मुझे नहीं याद है, इतने साल पढ़ाते हुए हो गया, बट मुझे जेनेटिक कोड की टेबल नहीं याद है ना। और आप याद कर लें, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद करेंगे तो जो जो कोडॉन की जरूरत है हमें, वो तो अब आगे हम पढ़ेंगे ही, बार बार आएगा कि AUG से मीथियोनिन होता है, ट्रिपल यू से फिनाइल एलनिन होता है, ट्रिपल C से प्रोलीन होता है। तो हमें 64 तो नहीं याद करने, बट जो जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे सामने अभी कई बार आएंगे, वो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। आप जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे। लेकिन 64 कोडॉन आपकी एनसीईआरटी में प्रिंट है, तो कल को अगर ये कहा जाए कि कोई भी रैंडम कोडॉन पूछ के कि वो किस अमाइनो एसिड का कोडॉन है, तो सीबीएसई के हिसाब से वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने तो टेबल प्रिंट कर दी है। जैसे कई बार होता है कि बीइंग ए टीचर इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप उस पर ज्यादा दिमाग लगाएं कि 64 कोडॉन से कौन से 20 अमाइनो एसिड है। याद कर लें, अच्छी बात है,
नहीं याद हो रहा है तो कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, हम पहले वो पढ़ते हैं जो हम कर सकते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट कोडॉन है जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी वो ऑलरेडी अभी धीरे धीरे करके आते जाएंगे। यहाँ पे एक आपकी बुक में लिखा है कि आफ्टर द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज साइंटिस्ट वी फाइनली प्रिपेयर ए ट्रिपलेट कोडॉन का जो टेबल है वो, और वो आपकी बुक में दिया हुआ है ना। हम टेबल नहीं देख रहे, आप टेबल एनसीईआरटी से देख सकते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सिर्फ 64 कोडॉन्स हैं और उनकी टेबल। हेलो, यस। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। सर एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी, कर सकता हूँ? हाँ सर कर दो, मुझे लगा कौन आ गया बीच में। बोलिए सर, बोलिए, मोस्ट वेलकम। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। मैं भी, मैंने कल भी अनाउंसमेंट की थी, तो मैं भी हो सकता है कल कोई बच्चा अब्सेंट हो, आज प्रेजेंट हो, तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने अपने टाइम से ही इन करेगा पीटीएम में, ठीक है? मैं एक बार दोबारा अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सर कल क्लास में है फिर? यस हेलो, सर कल क्लास नहीं है? कल टाइम टेबल में है आपके? नहीं हेलो, सर। नहीं सीधी सर टाइम कल टेबल कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी। टाइम टेबल में भी नहीं है ना, तो कल क्लास नहीं होगी। दिख रही है ना स्क्रीन सबको? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लेना, जो कल अब्सेंट हो वो ले लेना याद से, और अपने टाइम से ही इन करना है, ठीक है? पीटीएम में हो गया? सर ये नाम वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं? जो भी है यही है, अपने नाम के आगे टाइम जरूर देख लेना। सर हो गया। ये फिलहाल ऊपर सर यमुना मेरा नाम विहार तो है है ही सारा। नहीं। हाँ तो अभी आएगा, वेट वेट। ये वाला हो गया? यस सर। ये सारा अभी यमुना विहार है, लक्ष्मी नगर का दिखाऊंगा मैं अभी। और आज अपडेट हो जाएगा तुम्हारे को लिंक, इसी पे, इसी ऐप पे होगी तुम्हारी मीटिंग, ई काइट पे अपडेट हो जाएगा लिंक, और मैं अभी चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ, ठीक है? हो गया यहाँ तक? देन ये है, ये लक्ष्मी नगर का है, ठीक है? ओके, हो गया सबका? यस सर। यस सर। जी, किसी का नेम नहीं हो या किसी ने अपना स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकता है, ठीक है? कॉल पे पूछ लेना जो भी हो, ठीक है? आना अपने टाइम से ही बस। थैंक यू सर। ओके सर। सो अब आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जेनेटिक कोड में स्पेशलिटी क्या क्या है, आप किस किस बेसिस पे जेनेटिक कोड को समझते हैं। अब ये क्या क्या प्रॉपर्टी आएंगी, ये टेबल आपको एनसीईआरटी से देखनी है। आप एक बार देख लीजिएगा कि एनसीईआरटी में सिर्फ ओवरव्यू लेने के लिए। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी कि कोडॉन ट्रिपलेट होता है। हालांकि हम इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं, बट फिर भी फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो कोडॉन कैसा है, ट्रिपलेट है। कोडॉन इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब है कंसिस्ट ऑफ 3
नाइट्रोजनस बेस। आप 3 नाइट्रोजनस बेस से एक कोडॉन बना सकते हैं, है ना, तो इसलिए कोडॉन कैसा कहलाएगा, ट्रिपलेट कहलाएगा। दूसरा क्या है कि ये कॉमालेस होते हैं, आपको कहीं पे कोई फुल स्टॉप, कॉमा, पॉज कुछ नहीं लगाना। एमआरएनए को लेफ्ट से राइट पे रीड करते जाओ 3-3 की फॉर्म में। अगर लास्ट में 2 छूट जाए या 1 छूट जाए तो वो छूट जाएगा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, बस आपको रीड 3-3 की फॉर्म में ही करना है, ये फिक्स है। तो ये कॉमालेस है, देयर इज नो पॉज, कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा, है ना, कोई कॉमा नहीं आएगा, आप कह सकते हैं कोई पंक्चुएशंस नहीं आती। कॉमालेस है, आपको सिर्फ एमआरएनए पे ये देखना है कि मुझे 3-3 के मल्टीप्लाई में बनाना है। कोई एमआरएनए लिखा हुआ है सीक्वेंस, उसको आप लेफ्ट से राइट पे 3-3 की फॉर्म में रीड करते जाइए और उसके हिसाब से आएगा, है ना। बीच में लास्ट में अगर 1 छूट रहा है तो छूट जाएगा, 2 छूट रहा है तो छूट जाएगा, 3 होगा तो पूरा कोडॉन हो ही जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान में रखना है। तीसरी चीज क्या आती है कि कोडॉन यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है कि जो कोडॉन्स हैं दे आर नियरली यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है वायरस टू ह्यूमन। बोलो सर, पेज थोड़ा सीधा कर दो, दिख नहीं रहा। लो, हाँ बस सर, ठीक है, फ्रॉम थैंक यू। वायरस टू ह्यूमन, सब जगह एक ही मीनिंग है कोडॉन का। ऐसा नहीं है कि यूकैरियोट में कुछ अलग मीनिंग है, प्रोकैरियोट में अलग है, प्लांट में अलग हो, एनिमल में अलग हो, वायरस के अंदर अलग हो। दुनिया में कहीं भी अगर आप कोडॉन है तो सब जगह एक जैसे होंगे। हालांकि रेयर केस में कुछ प्रोटोजोन्स के कोडॉन है जो एक्सेप्शन है। तो पहले की बुक में लिखा होता था कि कोडॉन आर यूनिवर्सल, अब एनसीईआरटी ने चेंज करके कर दिया है कि कोडॉन आर नियरली यूनिवर्सल। ऑलमोस्ट हर जगह कोडॉन का मतलब एक ही है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आप अगर एक कोडॉन लेंगे, 1 कोडॉन, then it specify only 1 अमाइनो एसिड। एक कोडॉन से एक अमाइनो एसिड ही आएगा इन ऑल ऑर्गेनिज्म, कहीं भी आप चले जाइए। इंक्लूडिंग वायरस। वायरस ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट वायरस का मतलब यही होता है। बाकी प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, इट डजंट मैटर, प्लांट हो, एनिमल हो, फंगी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, सब एयूजी। सर ब्लर हो रही है स्क्रीन। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। यहाँ से तो सब कुछ ठीक है। सर कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, चलो। आ रहा है कुछ? अब क्लियर है? यस सर। यस सर। सो जैसे एयूजी कोडॉन है, एयूजी 3 नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब एयूजी विल कोड फॉर मीथियोनिन। अब चाहे आप वायरस में एयूजी का मतलब ढूंढे या फिर ह्यूमन में एयूजी का मतलब लें, हर जगह एयूजी मीन्स फॉर मीथियोनिन। तो ये स्पेसिफिक हो गया है। ये ऐसे मैंने ट्रिपल यू अभी बोला था, ये फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। ये सब आपने अमाइनो एसिड्स में पढ़े होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स में 20 अमाइनो एसिड्स। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है जिसकी वजह से इसको नियरली यूनिवर्सल लिखा गया है ना। यहाँ लिखा है कि कोडॉन नियरली यूनिवर्सल है ना, हेडिंग में तो यूनिवर्सलिटी ऑफ कोडॉन कहलाता है, बट दीज आर नियरली यूनिवर्सल। एक्सेप्शंस क्या है?
वो यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक्सेप्शंस आएंगे इन सम प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स आपने प्रोटिस्टा में पढ़ा होगा। एंड यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और वो सेमी ऑटोनॉमस है, अपनी प्रोटीन भी बना सकता है। तो इन सम प्रोटोजोन्स एंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन। केवल ये एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन में डिटेल में नहीं पढ़ने, बस आपको ये याद रखना है कि कोडॉन और यूनिवर्सल और कोडॉन और नियरली यूनिवर्सल, अगर इन दोनों में से कोई एक ठीक आपको चूज करना है तो राइट आंसर आएगा कोडॉन और नियरली यूनिवर्सल, है ना। बट अगर प्रॉपर्टी में कहा जाए कि कोडॉन की प्रॉपर्टी क्या है तो उसकी हेडिंग यही रहती है, यूनिवर्सलिटी ऑफ कोडॉन, कि कोडॉन यूनिवर्सल होते हैं, तो वो अपनी जगह ठीक है। नेक्स्ट सर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं हाँ वो भी इसमें आएंगे? नहीं, वो एक्सेप्शन में नहीं आएंगे, उनके लिए तो यूनिवर्सल ही रहेगा सर। केवल कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के कोडॉन है और कुछ प्रोटोजोन्स हैं जहां पे आप कह सकते हैं कि एक ही कोडॉन से 2 अमाइनो एसिड आ जाएंगे, तभी तो वो एक्सेप्शन में आएगा। वरना 1 कोडॉन से अगर 1 अमाइनो एसिड आएगा तो यूनिवर्सल हो ही जाएगा। अगर एक कोडॉन से एक ही अमाइनो एसिड आ रहा है तो कोडॉन तो 64 बनेंगे, वही कॉम्बिनेशन वायरस के बनेंगे, वही कॉम्बिनेशन प्लांट या एनिमल के बनेंगे। और अगर सब जगह एक ही अमाइनो एसिड आ रहा है तो कोडॉन यूनिवर्सल हो ही जाएंगे। बट ऐसा रिपोर्ट किया गया कि प्रोटोजोन्स या माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो कोडॉन है उनमें एक कोडॉन से 2 अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, तो वही एक्सेप्शन हो गए, इसीलिए यूनिवर्सल की जगह नियरली यूनिवर्सल टर्म यूज होने लगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट आएगा कोडॉन में डीजेनरेसी होती है। डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। कोडॉन के डीजेनरेसी का मतलब क्या है? अब हमने ये तो पढ़ लिया कि 20 अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय 64 पॉसिबल कोडॉन, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे भी अमाइनो एसिड होंगे जिनके लिए कोडॉन का नंबर 1 से ज्यादा होगा, तभी तो 64 से आ रहे हैं 20 अमाइनो एसिड। अदरवाइज क्या होता है, 20 अमाइनो एसिड के लिए 20 कोडॉन होते। अगर हम ये वाली लाइन लें कि एक कोडॉन के लिए 1 अमाइनो एसिड है तो इसका मतलब 20 अमाइनो एसिड के लिए 20 कोडॉन होंगे, लेकिन एक्चुअली है क्या, 20 अमाइनो एसिड के लिए 64 कोडॉन। 20 यहाँ पे है, यहाँ पे फिर नंबर 64 आ रहा है। इट मीन्स कि 1 अमाइनो एसिड इज कोडेड बाई मोर देन 1 कोडॉन, उसको बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। इसका मतलब क्या है डीजेनरेसी का? इसका मतलब आपको लिखना है कि 1 अमाइनो एसिड इज कोडेड बाई मोर देन 1 कोडॉन। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो ये है कि मीथियोनिन का केवल एक ही है। अगर मीथियोनिन अमाइनो एसिड है देन इट इज कोडेड बाय ओनली AUG, है ना। और ऐसे ये दूसरा है ट्रिप्टोफैन। आप अपनी टेबल से ही देख सकते हैं, मैंने टेबल से ही शॉर्ट नोट की फॉर्म में बना दिया, तो हम टेबल के ही कंक्लूजन देख रहे हैं। अदरवाइज आप टेबल से भी देख सकते हैं कि AUG मीथियोनिन को कोड करता है। मीथियोनिन आपको पूरे 64 में से किसी एक के आगे लिखा हुआ मिलेगा MET, तो वो AUG होगा। ऐसे ट्रिप्टोफैन को अगर आप देखेंगे तो दिस इज आल्सो कोडेड बाय ओनली UGG। इसके अलावा रेस्ट ऑल अमाइनो एसिड, बाकी के जो 18 अमाइनो एसिड्स हैं दे आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन्स। तो जो आप डीजेनरेसी पढ़ रहे थे वो यहां आएगा। मीथियोनिन और ट्रिप्टोफैन को छोड़ के बाकी जितने भी अमाइनो एसिड बचे उनके लिए 2 कोडॉन होंगे, किसी के लिए 3 होंगे, किसी के लिए 4 होंगे, किसी के लिए 6 भी हैं। आप जब टेबल में देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि बाकी सारे अमाइनो एसिड के लिए कोडॉन का नंबर 1 से ज्यादा है, लेकिन मीथियोनिन और ट्रिप्टोफैन 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए केवल एक ही एक कोडॉन है। तो कोडॉन की डीजेनरेसी का मतलब है 1 अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, और कोडॉन के यूनिवर्सल का मतलब है 1 कोडॉन स्पेसिफाई ओनली 1 अमाइनो एसिड। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। देन इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगा? अब प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू कहाँ से होती है? स्टार्ट सिग्नल, जैसे आपने पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से शुरू होगा? प्रमोटर से। खत्म कहाँ पे होगा? टर्मिनेटर पे। DNA रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से होता है?
ओरिक साइट से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। खत्म कहाँ पे होगा? जब पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा तो अपने आप रुक जाएगा। ऐसे प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू कहाँ से होगी और खत्म कहाँ पे होगी? तो स्टार्ट सिग्नल और स्टॉप सिग्नल कहलाते हैं। उनको बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट सिग्नल, या लिख लीजिए स्टार्ट कोडॉन। तो स्टार्ट सिग्नल या स्टार्ट कोडॉन क्या होता है? AUG। हालांकि आपको पता है कि AUG मीथियोनिन को कोड करता है, मतलब हमेशा प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ से शुरू होगी? जहां पे AUG आएगा, और उसका मतलब भी है इट विल कोड फॉर मीथियोनिन। मतलब दुनिया की कोई भी प्रोटीन बिना मीथियोनिन के नहीं बन सकती, बिकॉज पहला अमाइनो एसिड इन प्रोटीन विल ऑलवेज बी मीथियोनिन, क्योंकि मीथियोनिन स्टार्ट सिग्नल है। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड किसी भी प्रोटीन का क्या होगा? मीथियोनिन ही होगा। तो AUG स्टार्ट सिग्नल का काम करता है। इसी तरीके से स्टॉप सिग्नल भी होते हैं। रुकेगा कहाँ पे? इनको स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। ये स्टॉप इसलिए कहलाते हैं बिकॉज ये कोई भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। इनको आप बोलते हैं नॉन सेंस या टर्मिनेशन कोडॉन भी कह सकते हैं। और ये कौन कौन से हैं? दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। इनको लिखा जाता है UAA, UGA एंड UAG। ये तीन है। इनके नाम भी हैं, हालांकि नाम एनसीईआरटी में नहीं दिए। UAA को ऑकर कहा जाता है, ये इनके नेम है, OCHRE। UGA ओपल कहलाता है एंड UAG को अंबर कहा जाता है। ऑकर, ओपल, अंबर, बट ये तीनों नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तीनों कोडॉन एनसीईआरटी में है। ये नॉनसेंस क्यों कहलाते हैं? बिकॉज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। तो जब किसी अमाइनो एसिड को कोड ही नहीं करेंगे तो चेन अपने आप यहाँ रुक जाएगी। इसीलिए इनको हमने स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन का नाम दिया। सो दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड एंड सो रिस्पॉन्सिबल हो रही है। टर्मिनेशन। सही है सर, क्लियर है। तो इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस के टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये जितनी भी हमने पढ़ी, दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड कॉमनलेस होता है, जेनेटिक कोड में कोई पंक्चुएशन नहीं होती, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, जेनेटिक कोड जो है वो डीजेनरेसी को शो करता है। जेनेटिक कोड अगर आप कह सकते हैं तो हमने वो भी पढ़ा कि जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी एक ये भी है कि स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल भी हैं, या आपने उससे पहले पढ़ा कि वो नियरली यूनिवर्सल है, या यूनिवर्सलिटी ऑफ कोडॉन कहते हैं उसे। ये सब जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ से जितना भी अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप कैसे करोगे? ठीक है, ये हो गई सारी प्रॉपर्टीज। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। AUG का मतलब क्या है? जहां से स्टार्टिंग होगी, है ना। मतलब mRNA पे जब आप एक सीक्वेंस आपको देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। एक mRNA का सीक्वेंस दे दिया, अब आपसे कहा गया कि इस mRNA से बनने वाले प्रोटीन के अंदर कितने अमाइनो एसिड बनेंगे। तो आपको उसमें देखना क्या है? पहले तो उस mRNA का 3-3 का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं। और फिर आपको ये देखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कहाँ से होती है? AUG पे, और खत्म कहाँ पे होगी? UAA, UGA या UAG में से किसी एक पे। इन तीनों में से कोई भी एक आएगा तो खत्म हो जाएगी, शुरू हमेशा यहाँ से आएगी। अब इसके बीच में काउंट कर लीजिए कि अमाइनो एसिड कितने आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ जो जेनेटिक कोड के टॉपिक से ही एग्जाम में आए हुए हैं। आप ये क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे एक mRNA दिया हुआ है ना, मैंने एक सीक्वेंस दिया, ये mRNA U A C
AUG, मैं 3 की फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाकी आप रैंडम भी लिख सकते हैं। CCA G CA U C C A U A एंड AUG 3'। अब अगर ये सीक्वेंस लिखा है तो ये mRNA का है, पहले तो आपको ये समझ में आए। तो mRNA का है, कैसे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें यूरेसिल आ रहा है। अगर थायमीन होता तो ये DNA होता है। और फिर ये 5 to 3 है, वो हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि mRNA लेफ्ट टू राइट ही रीड किया जाता है, तो 5 to 3 ही होगा। तो अब ये mRNA दे दिया गया क्वेश्चन में, ये है पूछा गया है कि फ्रॉम द अबव गिवन एग्जाम्पल, जो mRNA का दिया है, आपको बताना ये कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने होंगे। इन प्रोटीन 5 formed by the above mRNA। ये एक क्वेश्चन सा दे रखा है कि एक mRNA का सीक्वेंस, और आपको इसमें ये बताना है कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म्ड इन द प्रोटीन, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन फॉर्म बाय द अबव mRNA। अब इसे कैसे करेंगे, तो पहला तो ये कि mRNA है, ये ऑलरेडी मैंने तो यहाँ लिख ही दिया है। mRNA क्वेश्चन में ना दिया हो तो यूरेसिल की होने की वजह से ये RNA होगा, तो mRNA हो गया। अब आपको क्या करना है, कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं तो आप 3 की फॉर्म में बना लीजिए। ये 3 हो गए, मैंने तो लिखे ही वैसे हैं, बट आपको कोई गैप नहीं आता एक्चुअली, है ना। मैंने अभी लिखा कि पंक्चुएशन लेस होता है, कोई कॉमा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई पॉज नहीं है, कोई गैप नहीं है, बस एक लाइन होगी जिसपे आपको ये एक रैंडम सीक्वेंस दे रखा है। आपको 3 की फॉर्म में रीड करना है, तो ट्रिपल यू ऐसे 3 की फॉर्म में रीड कर ली। अब प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ से शुरू होगी। अब अगर कहा जाए कि ये कितने अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन एक्चुअली 9 अमाइनो एसिड नहीं आएंगे। जब इससे आप प्रोटीन बनाएंगे तो यहाँ से कुछ नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से शुरू होती है, AUG से। ये आपने पढ़ा अभी, ये प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू कहाँ से होगी, जहाँ पे स्टार्ट कोडॉन आएगा AUG। तो पहला अमाइनो एसिड यहाँ से आएगा 1, कौन सा आएगा वो हमें नहीं लिखना, बट पहला अमाइनो एसिड ये होगा। और खत्म कहाँ पे होगी, जहाँ पे इन 3 में से कोई एक आए। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। ये UAA, ये क्या है, टर्मिनेशन है, स्टॉप कोडॉन। और ये क्या था हमारा, स्टार्ट कोडॉन। हालांकि इसके आगे AUG है और AUG से मीथियोनिन आता है, लेकिन मतलब नहीं है कि यहां से बना और यहाँ खत्म हो गया। फिर आपने ये भी पढ़ा कि UAA से टर्मिनेट तो होगा, लेकिन UAA किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता, तो ये अमाइनो एसिड नहीं बनेगा। तो बनने वाली प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने आएंगे, 5। ये आंसर हो गया सर। 5' to 3' डायरेक्शन। हाँ, 5 to 3 वो तो मेंशन ही होगा, mRNA है तो 5 to 3 ही होगा, कुछ और डायरेक्शन होता ही नहीं है। सर mRNA कहा गया तो 5 to 3 मतलब ही सर होगा। मतलब सर जो पहला AUG से हम आगे बढ़ेंगे तो वो 5 to 3' नहीं हाँ, बढ़ेंगे। फिक्स है, यस। mRNA 5 to 3 फर्स्ट टाइम जहाँ पे AUG दिखाई दे वहां से शुरू करना है, और जैसे ही आपको स्टॉक में से कोई एक मिल जाए वहां खत्म कर देना है। अब बीच में जितने भी आ रहे हैं उनसे अमाइनो एसिड का नंबर काउंट कर लीजिए। फिर आपको एक कम भी करना पड़ेगा। कम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि टर्मिनेशन कोडॉन से कोई अमाइनो एसिड नहीं आता, यहाँ लिखा हुआ है इट डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, इसीलिए नॉनसेंस कहलाता है। स्टॉप कोडॉन से कोई अमाइनो एसिड नहीं आ रहा, लेकिन स्टार्ट कोडॉन से अमाइनो एसिड आता है। AUG विल कोड फॉर मीथियोनिन। तो स्टार्ट सिग्नल मीथियोनिन स्पेसिफिक है, स्टॉप सिग्नल से कोई अमाइनो एसिड नहीं आएगा। तो आपको जितने भी बनेंगे उसमें से एक कम कर दीजिए तो आपका राइट आंसर निकल आएगा। और फिर इससे मतलब नहीं है कि इसके आगे AUG दोबारा आ रहा है या ये चेन और लंबी होती तो सर हम इससे फिर दूसरी प्रोटीन बनाएंगे। दूसरी नहीं बनानी है, एक बार शुरू हो गई, एक बार खत्म हो गई, बाकी mRNA बेकार हो जाएगा। इससे पहले का भी बेकार हो जाएगा, इसके बाद का भी बेकार हो जाएगा। अगली क्लास में आप जब मतलब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि यहाँ वाला भी बेकार हो जाएगा mRNA, और इसके आगे भी बेकार हो जाएगा। एक्चुअली केवल इतने से ही प्रोटीन बनके तैयार हो। अभी हम जेनेटिक कोड पढ़ रहे हैं तो हमने जेनेटिक कोड के हिसाब से सॉल्व किया।
कि अगर क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि एक एमआरएनए का सीक्वेंस है, अब इससे बनने वाली प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड होंगे, तो आपको स्टार्ट से स्टॉप पे जाना है। जितने भी नाइट्रोजनस बेस है उनको 3-3 की फॉर्म में कंबाइन करके आप अमाइनो एसिड का नंबर निकाल लीजिए, एक कम कर दीजिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो आएगा वो नंबर ऑफ कोडॉन -1 इसलिए कर रहे हैं बिकॉज लास्ट जो आएगा स्टॉप कोडॉन इट विल नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया तो आंसर 5 हो गया। क्लियर सर हर प्रोटीन का सर पहला अमीनो एसिड सेम ही होगा इसका मतलब? हाँ, हर प्रोटीन का अमीनो एसिड पहला सेम है, मीथियोनिन है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है लेकिन है। और मीथियोनिन आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, वो सल्फर कंटेनिंग होता है, पढ़ा है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के एग्जांपल में मीथियोनिन और सिस्टीन पढ़ाए गए होंगे। यस सर। तो अब सल्फर का सोर्स हमारी बॉडी के लिए क्या है? अगर हम कहें कि हमारी डाइट में सल्फर का सोर्स क्या है, सल्फर हमें कहाँ से मिलता है मोस्ट ऑफ द केस में? अनियन और गार्लिक, दे आर द वेरी रिच सोर्स ऑफ सल्फर। तो अनियन गार्लिक की इंपॉर्टेंस अगर हमारे फूड में है तो सल्फर की वजह से है। सल्फर की वजह से अनियन गार्लिक जो है वो एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल भी होते हैं, क्योंकि सल्फर ड्रग्स जो होती हैं वो एंटी बैक्टीरियल होती हैं। सल्फर से जितनी भी ड्रग्स बनती हैं वो सब बैक्टीरिया को किल करने में, माइक्रोब को किल करने में यूज होती है। तो सल्फर अगर नहीं होगा तो मीथियोनिन हमारी बॉडी में नहीं बनेगा, और अगर मीथियोनिन बनेगा तो दुनिया की कोई प्रोटीन ही नहीं बन सकती बॉडी के अंदर। तो इसलिए हमें सल्फर की जरूरत है ना। और मीथियोनिन एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल वो भी आपने पढ़ा होगा, बता सकते हो? एनिमल बॉडी के लिए मीथियोनिन एसेंशियल अमाइनो एसिड है या नॉन एसेंशियल है? सर याद नहीं है। याद नहीं है, ऐसे नहीं काम चलेगा। एसेंशियल। एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। इसका मतलब आपको अनियन गार्लिक या कोई भी प्लांट बेस्ड डाइट लेनी ही पड़ेगी, है ना। अगर कोई प्योरली नॉन वेजिटेरियन हो जाए तो वो बेसिकली सरवाइव नहीं कर सकता। प्योरली नॉन वेजिटेरियन का मतलब है कि आपको कोई भी प्लांट प्रोडक्ट यूज ही नहीं करना। प्लांट प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर आप मसाले भी यूज कर रहे हैं तो वो भी प्लांट प्रोडक्ट है ना। टर्मरिक हो गया या चिली हो गया या कोरिएंडर हो गया, तो सब प्लांट प्रोडक्ट है, तो उनमें अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे डाइजेशन से हमें। लेकिन अगर आप प्योरली नॉन वेजिटेरियन हो जाए तो आपकी बॉडी में 10 अमाइनो एसिड्स तो आएंगे ही नहीं, तो आपकी प्रोटीन कैसे बनेगी? प्रोटीन तो 20 अमाइनो एसिड से बनती है। सर हाँ बोलो। सर अभी आपने कहा कि बाकी एमआरएनए जो है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सर लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो बहुत सारे जीन्स एक साथ एमआरएनए बनते हैं, तो उसमें तो वो इम्पोर्टेंस है ना? नहीं, उसमें भी नहीं आएगा, उसमें उतना एमआरएनए का पोर्शन छूट जाएगा। हम तो ये पढ़ते हैं ना कि प्रोटीन बनाने के लिए, जैसे ये प्रोटीन है, मान लीजिए ये एमआरएनए था, ये बैक्टीरिया का ही है, ठीक है। मान लेता हूँ कि ये 3 है, XYZ, तो इससे एमआरएनए बन गया XYZ, ठीक है। तो इससे 3 प्रोटीन बनेगी। अब प्रोटीन जो यहाँ से बनेगी वो कैसे बनेगी कि जहाँ पे AUG आएगा और जहाँ पे UAA आएगा, मतलब इतनी बनेगी। फिर ये वाला बेकार और ये बेकार, यहाँ से एक प्रोटीन बन गई। फिर ऐसे यहाँ पे भी जहाँ पे AUG आएगा वहां से शुरू करनी है, और जहाँ पे UAA या UGA UAG में से जो भी आएगा खत्म कर देनी है। तो बेसिकली यहाँ से दूसरी प्रोटीन बनेगी। ऐसे इस पूरे में आपको AUG से शुरू करना है और यहाँ पे जो भी आएगा वो खत्म कर देना है, तो यहाँ से तीसरी बन गई C। मतलब ये सब पोर्शन छूट जाएंगे। ये तो रूल है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद AUG एंड एंड्स विद एनी ऑफ द टर्मिनेशन कोडॉन। वहीं से करना है, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये तो एक तरीके का क्वेश्चन है। बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं जेनेटिक कोड से, इस सेक्शन से। तो मैंने एक आपको क्वेश्चन ये बताया कि आपको एक एमआरएनए का सीक्वेंस दे रखा है, उससे आपको नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में कितने बनेंगे ये काउंट करने। तो आपको देखना ये है कि स्टार्ट सिग्नल से स्टॉप सिग्नल के तक जितने ट्रिपलेट कोडॉन आ रहे हैं उतने अमाइनो एसिड, और क्योंकि लास्ट वाला स्टॉप कोडॉन है वो अमाइनो एसिड को नहीं लाएगा तो एक आपको कम भी करना पड़ेगा। ये हो गया। या उल्टा भी हो सकता है, लाइक अगर आपसे ये कहा जाए कि एक नेचुरली अकरिंग प्रोटीन के अंदर 5 अमाइनो एसिड्स हैं, तो उसका जो एमआरएनए होगा उसके अंदर नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे, बता सकते हो? अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, रिवर्स करके पूछ रहा हूँ। इफ प्रोटीन, हाँ बोलो।
आंसर बता रहे हो या कुछ और कह रहे हो? सर आंसर बता रहा हूँ। कितना आएगा? सर सर एक बार 3 क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सर आपने क्वेश्चन पूछा भी। हाँ, आंसर बताओ। सर नाइट्रोजनस बेस पूछ रहे हो, बेस पेयर पूछ रहे हो? नाइट्रोजन पेयर क्यों आएगा? एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। मैं क्या बेवकूफ हूँ सर जो पेयर सर पूछूंगा आपसे, या सर एग्जामिनेशन में पेयर क्यों पूछेगा? सर 3 का मल्टीपल कर देंगे। सर 3 का मल्टीपल कर देंगे। आप मुझे आंसर बताओ ना, ये लिखा तो है, इफ ए प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 5 अमाइनो एसिड देन हाउ मेनी सर सर नाइट्रोजन 18 bases आर प्रेजेंट, हाँ, इन इट्स एमआरएनए? 18। आंसर कैसे निकलेगा? 5 अमाइनो एसिड्स हैं, तो इसका मतलब 5 इंटू 3 15 तो बेस होंगे, और एक टर्मिनेशन होगा। ये जो आप गलती करोगे वो यहाँ पे करोगे, तो 3 बेसेस यहाँ आएंगे। टोटल कितने आएंगे? 18। होता ये है कि हम बस देखते हैं कि 5 अमाइनो एसिड है तो ठीक है, 15 नाइट्रोजनस बेस होंगे। बट प्रोटीन बनाने के लिए जब तक टर्मिनेशन कोडॉन नहीं होगा, कैसे बनी होगी प्रोटीन? बिना टर्मिनेशन के था ना प्रोटीन बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि 6 कोडॉन होंगे। 5 अमाइनो एसिड की प्रोटीन लाने के लिए आपको 6 कोडॉन की जरूरत पड़ेगी, और 6 कोडॉन का मतलब हो गया 6 इंटू 3 18 अमाइनो 18 नाइट्रोजनस बेसिस। ये जो पहले क्वेश्चन किया उसी का उल्टा पूछा गया है। पहले वाले में एमआरएनए दिया था, बनने वाली प्रोटीन में अमाइनो एसिड पूछे थे। अब मैंने प्रोटीन में अमाइनो एसिड कितने हैं ये दे दिया, तो इसके एमआरएनए में कितने रहे होंगे बेसिस वो आपसे पूछ लिया, तो उस हिसाब से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। कर लेंगे? यस सर। हालांकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो ये था कि प्रोटीन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स हैं, देन नंबर ऑफ कोडॉन एमआरएनए में कितने होंगे? अब बताओ। कोडॉन पूछा गया, बेस नहीं पूछे गए। सर 9 इफ ए प्रोटीन, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, कंसिस्ट ऑफ, 93। सोच के देखो। सर 31। कोडॉन पूछा गया था, बेसिस नहीं। बेसिस 93 होंगे, कोडॉन पूछा गया है। तो 30 अमाइनो एसिड है, तो इसका मतलब कोडॉन कितने चाहिए होंगे? 30, और एक टर्मिनेशन का भी होगा। तो आंसर कितना आएगा? 31, है ना। 30 अमाइनो एसिड्स के लिए आपको चाहिए 30 कोडॉन, और प्लस एक स्टॉप कोडॉन। तो आंसर कितना होगा? 31 कोडॉन। ये नीट का क्वेश्चन था, उसमें 30 करके पूछा गया था। मतलब आपको स्टॉप कोडॉन लेके आना है, बिना उसके प्रोटीन बन ही नहीं सकती। तो और लेकिन वो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा, ये आप प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन करिए, ये भी आपको आर्काइव में मिलेगा, नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। देखो, मैं पूरी लैंग्वेज तो नहीं लिख रहा बिकॉज बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं जो चीजें हैं वो दे रहा हूं आपको। एक एमआरएनए है जिसके अंदर 999 बेसिस हैं, ठीक। किया क्या गया, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। एक एमआरएनए कंसिस्ट ऑफ 999 बेसिस एट 901 बेस। जो 901 नंबर का बेस होगा इज डिलीटेड, उसको डिलीट कर दिया गया। आपको बताना यह है कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट विल चेंज, जो बदल जाएंगे आफ्टर द डिलीशन। बताइए कितना आएगा? एक क्वेश्चन दे रखा है जहां पे कहा गया कि एमआरएनए में 999 बेसेस हैं,
901 नंबर का बेस डिलीट कर दिया गया तो कितने अमाइनो एसिड इस डिलीशन के बाद बदल जाएंगे? सर 331। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा सर 3 सर 3। नहीं, एक्चुअली मैं आपकी कॉपीज तो नहीं देख सकता लेकिन आप 3 कैसे डालोगे? फिर से सोच के देखो। सर ओनली इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो जेनेटिक कोड वाला क्वेश्चन है और ये आपने जो पढ़ा था पिछले चैप्टर में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, कि अगर आप एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस को डिलीट कर दोगे तो आने वाले जितने भी हैं वो आगे के सब बदल जाएंगे। यही तो पढ़ते हैं। ये दोनों को मिला के पूछा गया, नीट 2017 या 16 का क्वेश्चन है। आर्काइव में जो आपके पास मटेरियल होगा उसमें कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 1 कैसे आएगा? अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर मेरी बात ना समझ में आए तो फिर हम डिस्कस करते हैं। सर इसमें 10। एक mRNA है जिसके अंदर 999 बेसेस हैं। तो अगर मैं मान लेता हूं कि 999 बेसिस हैं तो मैं लिख लेता हूं 900 प्लस 99 बेसिस। ठीक है, तो 900 बेसिस से में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सिंगल बेस को डिलीट करने से जहां से डिलीट करते हो उसके आगे का सब बदलता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ाया। तो अगर आप एक बेस को डिलीट करोगे तो क्या होगा, उसके आगे का सब चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए 901 नंबर का जब आप बेस डिलीट करोगे, 99 बेसिस से कितने अमाइनो एसिड आते, ये तो बता सकते हो? केवल अगर 99 बेसिस हैं तो इससे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने आएंगे? 32, क्योंकि एक स्टॉप कोडॉन होगा। कोडॉन के हिसाब से तो आंसर 33 हो गया, 3 से डिवाइड करके आपने बोल दिया, बट एक स्टॉप कोडॉन है वो छोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 32। अब अगर आपने एक डिलीट कर दिया तो आगे के सब बदलेंगे, क्योंकि हम तो 3-3 की फॉर्म में रीड करते हैं, कोई कॉमा या पंक्चुएशन तो है नहीं। जैसे ही आप डिलीट करोगे तो जो पहला वाला है वो भी चेंज होगा और आगे के जितने भी 33 कोडॉन है वो सब बदलते चले जाएंगे, और लास्ट में 1-2 नाइट्रोजनस बेस खाली छूट जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में अगर 1 आ रहा है या 2 आ रहा है तो वो खाली छूट जाएंगे। तो इसका मतलब कितने बदले आंसर में? 31 है ना। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। 99 बेसिस है, तो 99 बेसिस का मतलब आप प्रोबेबली यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे कि यहाँ पे 33 अमाइनो एसिड्स आते, इंक्लूडिंग 33 अमाइनो एसिड कोडॉन, इंक्लूडिंग स्टॉप कोडॉन। अभी हम स्टॉप कोडॉन को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब जब इससे अमाइनो एसिड आएंगे तो कितने बन जाएंगे? 32 अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे। अगर बिना डिलीशन के अगर हम करते तो ये होता कि 999 बेसिस का मतलब ये हुआ कि 333 अमाइनो एसिड्स, और एक्चुअली इसमें से एक कम करते क्योंकि प्रोटीन बनी है तो टर्मिनेशन कोडॉन तो आया ही होगा, तो आंसर 332 होता। तो ये 900 से तो 300 में तो कोई चेंज नहीं है, ये तो 300 अमाइनो एसिड्स ऐसे ही रहेंगे। और अगर नॉर्मल प्रोटीन होती तो 99 से कितने आते? 32 आते। अब जब आप एक 901 नंबर का डिलीट करोगे तो बिकॉज ऑफ डिलीशन एक कोडॉन बदलेगा। एक कोडॉन बदलने का मतलब ये कि जिस जगह पे आपने डिलीशन किया, जैसे यहाँ पे समझ लो आप ये बना हुआ है, यहाँ तक तो मान लेते हैं ये 900 है, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये 901 है, ये AUGCCCGGG ऐसे करके लिखा हुआ है। तो जब आप अभी तो आप ऐसे पढ़ रहे हो 3-3 को लाइक दिस, तो यहाँ से आंसर आपका 32 आ ही रहा है। जब आप इसको डिलीट करोगे तो आप कैसे पढ़ोगे? अब ये ऐसे पढ़ा जाएगा, अब ये आएगा GUGC CCG फिर GCG फिर U ऐसे करके आएगा, और लास्ट में क्या होगा? 2 छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक डिलीट कर दिया तो यहाँ से 2 छूट, ये तो 2 छूट ही गए, तो एक अमाइनो एसिड कम हो गया। बदले कितने? लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता कि कितने अमाइनो एसिड बदल जाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 31, क्योंकि डिलीशन करने से बाकी के सब बदल जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 31। बट अगर ये कहा जाता कि कितने अमाइनो एसिड कम हो जाएंगे तो कम केवल एक होगा। अगर आप एक बेस को डिलीट करते हो तो एक कम होगा, अगर 2 बेस को डिलीट कर दोगे तो भी एक कम होगा, 3 बेस को डिलीट कर दोगे तो भी एक ही कम होगा। लेकिन
तीन बेस को डिलीट करने से बदलेंगे नहीं, बदलने, क्योंकि तीन तीन को रीड करना है, अगर तीनों एक साथ डिलीट कर दिए तो फिर ये सही रीड हो रहा है ना, जैसे पहले रीड हो रहा था वैसे अभी भी रीड होगा सर बट पोजीशन बदल जाएगी सर। हाँ पोजीशन बदल जाएगी सर अमीनो एसिड हाँ, पोजीशन बदल जाएगी, पोजीशन तो पूछी नहीं गई ना, क्योंकि पोजीशन तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सिर्फ आपसे नंबर को लेके ही पूछा जाता है एक्चुअली, कि नंबर ऑफ कोडॉन, नंबर ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ अमीनो एसिड। अधिकतर मतलब 99.99% यही क्वेश्चंस आते हैं कि अमीनो एसिड कितने बदल जाएंगे, कोडॉन कितने बदल जाएंगे, डिलीशन कर दें तो बेस में क्या चेंज आ जाएगा, बस यही पूछा जाएगा। और ना ही आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा अमीनो एसिड बदल जाएगा, क्योंकि उसके लिए फिर आपको 64 कोडॉन की टेबल याद होनी चाहिए कि अगर एक कोडॉन चेंज हुआ तो अब ये कोडॉन बन गया, तो अब बनने वाली प्रोटीन में ये अमीनो एसिड आएंगे। वो सब तो एमएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं पूछे जाते हैं आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कितने। तो जब आप डिलीशन करोगे तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना आएगा, that will change 31। आंसर आपका 31 हो जाएगा। एक नाइट्रोजनस बेस को हटाने से, अगर 901 नंबर का बेस आपने हटाया तो ही, अगर मान लीजिए यहां से कहा जाता है कि 999 है ना, इसमें से 3 कम कर दो तो क्या बनेगा 996, क्योंकि 3 लास्ट वाला तो कोडॉन टर्मिनेशन का आएगा। अगर आपसे कहा जाता है कि 995 नंबर का बेस हम डिलीट कर दें तो क्या होगा, तो केवल एक ही अमीनो एसिड बदलेगा लास्ट वाला, रादर देन 901 की जगह कहा जाए कि 995 बेस अगर हम डिलीट कर दें तो क्या होगा, तो फिर एक अमीनो एसिड बदलेगा। इस तरीके से भी ये इतना कॉम्प्लिकेट करके ऑलरेडी क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इसमें 2 क्वेश्चन मिला दिए गए, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जहां पे आप पढ़ते हैं कि सिंगल बेस के डिलीशन से जिस पॉइंट से डिलीशन कर रहे हैं उसके आगे का सारा रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो बदल गया तो आपसे यही पूछा गया, अब बदलने में रीडिंग फ्रेम तो बदल गया, लेकिन अमीनो एसिड कितने आएंगे उसके लिए जेनेटिक कोड चाहिए आपको। क्या कोडॉन तो ट्रिपलेट होता है तो 3-3 करके रीड करने, तो इसलिए आंसर हमने क्या निकाल के दिया 31। अगर कहा जाए कि 999 बेसिस हैं तो इनसे अमीनो एसिड टोटल कितने बनेंगे, सिंपल क्वेश्चन होता, तो 999 को 3 से डिवाइड कर दो 333 -1 कर दो तो आंसर हो गया 332। मतलब 999 बेसिस अगर एमआरएनए में है तो बनने वाली प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने आएंगे 332 आएगा, 333 नहीं आएगा क्योंकि लास्ट वाला स्टॉप कोडॉन होगा। ऐसे कहा जाए कि कोड कितने बनेंगे तो कोड 333 बनेंगे, है ना, ये डिफरेंस हो गया। टर्मिनेशन कोडॉन कोड है बट वो अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1 आएगा, बट नंबर ऑफ कोडॉन है तो डायरेक्टली 3 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। बेसिस अगर 300 है तो कोडॉन बनेंगे 100, लेकिन अमीनो एसिड कितने बनेंगे 99। इस तरीके से अपने माइंड सेट में लेके चलिए और इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जेनेटिक कोड टॉपिक तो छोटा सा है लेकिन काफी कुछ उससे एग्जाम में आता है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसके बाद आपकी बुक में जेनेटिक कोड से रिलेटेड एक टॉपिक दे रखा है म्यूटेशंस का। हालांकि हमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पहले भी पढ़ रखा है, यहाँ एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, बट उसको भी आगे हम देखेंगे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का और डिटेल कि म्यूटेशन 3 अलग अलग टाइप के भी होते हैं, नॉन सेंस म्यूटेशन होता है, सेम सेंस होता है, मिस सेंस होता है, तो हमें इन सबको पढ़ना है और आपकी बुक में एग्जाम्पल्स देके इनको समझाया भी है। फिलहाल आप इतना आज तो हम यही कर सकते हैं, जेनेटिक कोड में यहाँ तक याद कर लीजिए। थैंक्स सर। कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो गुड नाइट सर। बाय। चलो ठीक है।